अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। कहा जाता है कि जिसका पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा सूबा आबादी के एतबार से आधे पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ा और वसाइल के एतबार से सबसे आगे। अब पंजाब और उसकी किस्मत उसके सूबे का फैसला होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ करदा तारीखों के बाद सदर मुमलिकत ने 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी है, यानी ठीक 58 दिन बाद इंतखाबात होंगे पंजाब में। अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि होंगे या नहीं होंगे, इस पर हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अब हो ये रहा है नाज़रीन कि सदर मुमलिकत ने जो इलेक्शन कमीशन की मुकर्रर करदा तारीखों उनकी तजावीज़ के साथ जो 30 अप्रैल की तारीख दी है, अब इत्तेहादी हुकूमत ने इस फैसले पर अब तक उनका कोई रिएक्शन हमारे सामने आया नहीं है। आज मेहमान साथ होंगे, उनसे ज़रूर ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा ये चंद दिन पहले ऐलान कर चुकी हैं कि इंतखाबात होंगे और किस सूरत में होंगे, इस पर भी मैंने आगे जाकर बात करनी है। इंतखाबात के ऐलान के बाद नवाज़ शरीफ की वापसी भी ज़ेर बहस आ गई है। मरीम नवाज़ ने पहले क्या कहा था कि इंतखाबात अगर होते हैं तो किस सूरत में होते हैं, ज़रा सुनिए फिर आगे बात करते हैं। इलेक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन पहले इंसाफ होगा। नवाज शरीफ से होने वाली नाइंसाफियों का अजाला होगा। पहले घड़ी चोर को कटहरे में खड़ा करो। तो ये सूरत होगी कि इंतखाबात हो सकते हैं। फिर एक और बात साथ साथ ये कि पंजाब में इंतखाबात की तो अब डिस्कशन ऑब्वियसली हो रही है। ज़बान ज़द आम ये बात है कि 30 अप्रैल को इंतखाबात होने हैं या नहीं होने। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी बड़ी अहम बात डिस्कस होना शुरू हो गई है, वो है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के हवाले से। क्योंकि इससे पहले भी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के हवाले से कई सारे दावे हो चुके। किसी ने दिसंबर की तारीख दी, किसी ने पिछले साल जनवरी की तारीख दी, लेकिन आज तक मियाँ साहब आए नहीं हैं। दावे बहुत सारे हो चुके हैं और दावे क्या क्या थे अगर हम वो सुनवा सकें, सुनवाइएगा। जिस दिन शेड्यूल अनाउंस होगा दोनों सूबों का, नवाज शरीफ वापसी का उसी दिन तारीख भी देंगे। अब नाज़रीन यहाँ पर बहुत बड़े सवालात उठ जाते हैं कि मियाँ साहब अगर अभी वापस नहीं आते हैं तो पंजाब का जो इलेक्शन होने जा रहा है वो क्या मियाँ साहब के बगैर होगा, और फिर उसको ऑब्वियसली लीड कैसे करेंगे और पंजाब का क्या मैदान मार सकेंगे मियाँ साहब की वापसी के बगैर। हालात ये हैं कि रुपए की नाकदरी जिसके तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो टूट रहे हैं, माशी आशारिये ये बहुत बुरे इशारे दे रहे हैं। फिर इसके साथ साथ बहुत से मुतालबात मानने के बावजूद IMF है वो मानने को तैयार नहीं है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से इस्तीफ़े के मुतालबे तक हो रहे हैं, ये भी सुनवाइए। जबर जैदी साहब ने कहा कि आज आप इस्तीफा देने जा रहे हैं। आजकल में आपको तकलीफ है मेरे को काम करने में? उसने किया कैश बोल के साथ अरबों रुपए के रिफंड देके चला गया, जो कि उसको जेल में होना चाहिए उसको। नाज़रीन हालात ऐसे हैं और इन हालात में हुकूमत इलेक्शंस कैसे करवाएगी, इलेक्शंस में कैसे जाएगी। मौजूदा हुक्मरान माजी की हुकूमत के ऊपर सारा मलबा डाल रहे हैं कि इस वक्त जो भी सिचुएशन है, जो भी माशी आशारियाँ हैं, वो सब कुछ इमरान खान साहब का किया धरा है। बदतरीन महंगाई में अवाम, उनकी राय बड़ी अहमियत रखती है। अवाम क्या सोच रहे हैं, अवाम किस पर मलबा डाल रहे हैं, क्या वो मौजूदा हुकूमत को इसका ज़िम्मेदार समझते हैं या वो वाकई समझते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने जो कुछ किया है उसका अजाब अब भुगतना पड़ा है। ज़रा सुनिए। ख़रीदने जाए वो कम से कम जो पहले 10 रुपए की चीज़ थी अब वो 50 की हो गई है। आज अगर रोटी देखें तो रोटी पहले 15 की मिलती थी, अभी 25, 20, 25, 30 रेट मुख्तलिफ है। आज का रेट 30 है, कल 35 हो जाता है, कभी 25 मिल जाता है कि 25-30 हज़ार तनख्वाह है, उसका कोई गुजारा भी नहीं है। मैं खुद मजदूर हूँ, ये चौकों में बैठता हूँ, अभी मुझे काम नहीं मिलता, तो बीज मांगने पर मजबूर हो गया। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। अभी मेरी पहले दुकान होती है यतीम खाना में, उसका रेंट डबल हो गया, फिर दुकान छोड़नी पड़ी। अभी फ़ीसें वो डबल फ़ीसें हो गई बच्चों की। बिल बहुत आ रहे हैं, महीना हो गया घर में बैठे हुए हैं, आगे से कोई काम भी नहीं मिल रहा। ओवरऑल देखा जाए हम तो फेड अप हो चुके हैं। PDM की गवर्नमेंट ने क्या किया है, महंगाई को कंट्रोल करेंगे, क्या इन्होंने कंट्रोल किया? मुल्क का सत्यानाश कर दिया। ये जो शहबाज शरीफ है इसको बहुत बेहतर समझते थे कि ये नवाज शरीफ का भाई आएगा तो हालात बेहतर होंगे, महंगाई पे कंट्रोल। इमरान खान ने महंगाई बढ़ाई है लेकिन इस शरह से नहीं जिस रेशो से अब जा रही है। पहले एक माह में जो जितनी इनकम थी तकरीबन 25-30 दिन में ख़त्म, अब तो 5-7 दिन 10 दिन बाद एंड हो जाता है। सारी महंगाई की वजह जो पिछली गवर्नमेंट गई है, 3.5 साल का पीरियड था, वो सारी महंगाई उन्होंने की है। ये सारी मौजूदा महंगाई इनके ऊपर पड़ गई है। अवाम के पास सिर्फ नारे हैं और भूख है, अफलास है, और अपने बच्चों को देने के लिए इलाज नहीं है, कुछ नहीं है अवाम के पास। पूछे जरदारी के पास क्या है,
इसके नवाज शरीफ के पास क्या है, मौलाना फजलुर रहमान के पास क्या है। पहले जो है ना इमरान खान के दौर में कसम से हम लोग बहुत खुश थे। अभी ये लोग आए, पता नहीं ये लोग हमको क्या समझते हैं ना। कोई दिन ब दिन जो है ना, आज आटा 500 का, कल जो देखो ना 2000 पर पहुंच जाते। यार हमने गुनाह क्या किया, इन लोगों को वोट दिया इसलिए। तो मौजूदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून, इनका तो ये कहना है कि जी हमने कड़वा घूंट पिया है, हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल बर्न किया है और उसके बाद इस हुकूमत में आए। लेकिन अवाम की राय भी सुन रहे हैं। निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं। कादिर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से साथ देंगे प्रोग्राम में। आमिर जिया साहब सीनियर एनालिस्ट हैं और उसके साथ साथ साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद भी प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आप सारे मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ। और निहाल साहब, आपसे बात का आगाज़ इसलिए कर रही हूँ सर, अभी तक रिएक्शन इस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से आया नहीं है, तो मुस्लिम लीग नून सर तैयार है इंतखाबात में जाने के लिए? पार्टी क्या राय रखती है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन जल्द ही इस पे रिएक्शन आ जाएगा और जो गवर्नमेंट के तर्जुमान है वो अलग है और जो पार्टी के तर्जुमान है वो अलग है। सूबाई गवर्नमेंट के जो तर्जुमान होंगे उसका सूबाई हुकूमत जवाब देगी, हम उसके पाबंद नहीं है, ना हम उसके मजाज हैं। गवर्नमेंट वफाकी इस पे क्या रद्द अमल देती है, इसके लिए जो लोग गवर्नमेंट में है, मेरे ख्याल से कादिर भाई ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। वो गवर्नमेंट अभी पार्लियामेंट में बैठे हुए, हम अपनी पार्टी के हवाले से बात करेंगे। यकीनन पार्टी तो आप पार्टी की राय दे देना सर। बेहतर नहीं, हम इलेक्शन हमेशा चाहते हैं इलेक्शन हो और ठीक तरीके से हो, तो हम इसमें अपनी राय जल्दी देंगे। देखिए, मैं फ़र्द वाहिद राय अपनी ज़ाती दे सकता हूँ, मगर चूंकि एक सियासी जमात है, उसका अपना एक नज़म है, एक तंजीमी स्ट्रक्चर है। सारे बैठेंगे, बैठ के बाहमी मुशावरत से जो फैसला होगा वो हमारे अच्छा सर, स्पोक्स पर्सन हाशमी साहब, इलेक्शन ज़रूर होंगे, लेकिन इमरान खान साहब ना आए लो, मियाँ साहब की वापसी हो और फिर इसके बाद इलेक्शन होंगे। देखिए, ये तो ख्वाहिशात हैं पाकिस्तान के एक बड़े तादाद में लोगों की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% पाकिस्तानियों की तादाद। सर, आपकी पार्टी की है पूरी कैसे होगी ख्वाहिश? पाकिस्तानी देखिए इस तरफ पूरी होगी। दुनिया में हर चीज़ मुमकिन है, कोई चीज़ अनहोनी नहीं है। पाकिस्तान में एक फैक्ट फाइंडिंग ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए जो 2013 के धरने से शुरू हो। मरियम साहिबा की तरफ से इस तरह का रिएक्शन आता है सामने, उनकी ये ख्वाहिश आती, वो पार्टी नहीं है। कौन? मैं कह रही हूँ मरियम नवाज साहिबा की जानिब से ये स्टेटमेंट आता रहता है वक्तन फवक्तन, तो क्या वो पार्टी नहीं है? नहीं, वो तो पार्टी है और वो ठीक ख्वाहिश कर रही है। ये ख्वाहिश हम सबकी है कि एक नेक्सस जो था इस्टेब्लिशमेंट का और जुडिशरी का, जिसमें एक चलती हुई पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आपने आइन को तोड़ मरोड़ करके घर भेज दिया, सीपैक को आपने रोल बैक कर दिया, पाकिस्तान के माशी आशारिया को आपने बर्बाद कर दिया। यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर था जो नवाज शरीफ ठीक करके गए थे उसको आपने बर्बाद कर दिया और एक ऐसे इंस्टॉल किया पॉपेट को जो उनके इशारों पे चल रहा हो, जो पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहते। और आप देखें, मैं आप 1 मिनट दीजिएगा, मैं आप के तवज्जुह से मीडिया के और उन सारे दानिश्वरों से मेरा गिला है कि अगर आपके घर का कोई मसला है, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के बारे में पता था ना, कि बुढ़िया ने कहा बैंक ऑफ इंग्लैंड दिवालिया हो गया तो हो गया। अगर पाकिस्तान की माशी कंडीशन ख़राब भी है तो टेलीविज़न पे बैठ के जो माशी माहिरीन या FBR के एक्स चेयरमैन जाके बातें करते हैं, ये ना करें। पाकिस्तान का मजाक उड़ता है दुनिया में, खास करके भारत में, और जो ताजिर हैं जो हमसे ट्रेड करना चाहते हैं, जो हमारे मईशत के साथ वाबस्ता है, वो लोग फिर हाथ खींच लेते हैं। आपके अपने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि डिफॉल्ट हो नहीं रहा, डिफॉल्ट हो गया है सर। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने अल्फाज को वापस ले लिए। मैं ये समझता हूँ कि हर कौम पे रशिया भी डिफॉल्ट हुआ था, ब्राज़ील भी डिफॉल्ट हुआ था। डिफॉल्ट ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाकिस्तानी कौम को प्लान करना है कि हमने आगे कैसे पढ़ना है, अपनी फ्यूचर प्लान करना हमें सबसे पहले बुनियादी चीज़ है। इलेक्शन मसले का हल नहीं है। देखिए, आज जो जजमेंट्स हमारे पास आ रही हैं उससे कौम शिकस्त खुर्दा हो रही है, कौम तकसीम हो रही है, और कौम नहीं बेंचेस तकसीम हो गए। अब जिनसे हमें इंसाफ मिलना है, जिनसे हम तवक्को रखते हैं कि वो अम्ब्रेला लेके आएंगे आइन और कानून के अंदर, इसी बात को जरा मैं बढ़ा रही हूँ आगे। सही, हाशमी साहब बराबर सबको, बाकी लोगों को भी बराबर टाइम देना है। मंदोखेल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। जरदारी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया था कि सियासी जमातों का काम नहीं है इलेक्शन की तारीख देना। सर, अब अदालत के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद सदर साहब ने तारीख दे दी है, 30 अप्रैल को इलेक्शंस होने जा रहे हैं पंजाब में। इलेक्शंस में जा रहे हैं आप लोग?
देखिए, पीपल्स पार्टी ने 5-7 महीने पहले जो है ना वो दरखास्तें तलब कर दी है और जितने भी मुझ समेत नेक्स्ट एक्सपेक्टेड उम्मीदवार हैं उनने अपनी दरखास्तें भी जमा कर दी है। तो पीपल्स पार्टी तो पहले से तैयार है और फिर इलेक्शन में क्यों तैयार ना हो, जो पीटीआई ने 9 सीटें छोड़ी थी जी, उसमें से 2 पीपल्स पार्टी ने छीन लिया। यानी खुद इमरान खान साहब को हमारे एक जाले हकीम बलोच ने 10,074 वोटों से कराची में आ रहा है और फिर मुल्तान में जहां वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमती थी, पीर साहब समेत 28,186 वोटों से जियाले मूसा गिलानी नहीं आ रहा है। और फिर जब ये कहते थे कराची का मेयर, पंजाब में कितने उम्मीदवार पीपल्स पार्टी खड़े कर रही है? सब हल्कों पे, सब आप देखिए कराची का देख रहे इनके लोग, तमाम हल्कों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। पंजाब में, पूरा पाकिस्तान में जी जी सर, अभी तो पंजाब में हो रहे हैं ना। नहीं तो पंजाब में आप देख रहे हैं, पंजाब में कितने धड़ाधड़ लोग जो है ना वो शमूलियत करे पीपल्स पार्टी में। बलूचिस्तान की तकरीबन मेरे हिसाब से 80% जो लोग थे, जो सियासी लोग थे, उन्हें पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर लिया। मुस्लिम लीग नून के साथ आप इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इतनी स्ट्रांग हो गई है, इतनी मजबूत हो गई है कि अपने पैरों पर खड़े होकर अपने बल पर जीतेंगे इलेक्शन? पंजाब की बात ये जो मैंने आपको 2 सीटें बताई है, पीपल्स पार्टी ने अपने बलबूते भी जीती है, ठीक है। फिर जब कराची के इलेक्शन के ये दावे कर रहे थे कि मेयर हमारा होगा, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, मेयर हमारा होगा, तो वहां तो 43 सीट थी और हमारी 97 थी पीपल्स पार्टी की। पंजाब में आपको बता रहा हूँ ना, जो मूसा गिलानी का क्या आपको बता रहा हूँ, मुल्तान का, इनके दौर सूबाई हुकूमत भी इनकी थी, वफाकी भी थी, वो हमने 28,000 वोट की लीड से जीता। तो अभी सारे हल्कों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार खड़े होंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ में ये जो आपका सवाल था कि इकट्ठे होंगे, हो सकता है जो पीडीएम जमाते हैं पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, क्योंकि आप वो जो 9 हल्कों का याद कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ फिर राजनपुर वाला मामला भी तो है बीच में, उसमें क्या हुआ सर? उसमें पीपल्स पार्टी नून लीग अलग अलग खड़ी थी, अलग अलग खड़ी थी ना। तो अब ये जो रिजल्ट भी आपके सामने है, रिजल्ट तो यकीनन सामने है, जब तकसीम होंगे तो फिर रिजल्ट ऐसे ही आएगा। और फिर अगर आप पेशावर का भी रिजल्ट ले लें, यानी पंजाब में मिलकर लड़ेंगे तो फिर मुकाबला होगा सर? नहीं, देखिए आप पंजाब में मिलकर लड़ेंगे, जो मुल्तान का सीट था तो हमने नहीं लड़ा, नून लीग ने सपोर्ट किया था, इसमें कोई शक नहीं, जमीयत ने भी किया, मगर हमने तो अपने बलबूते पे किया। 28,000 वोटों से हमने शिकस्त दी है। 1,08,000 टोटल वोट पड़े मूसा गिलानी को, तब आप जीते ना। देखिए मियां साहब ने बिल्कुल सपोर्ट किया था, लेकिन पेशावर के इलेक्शन में 2018 में भी इलेक्शन में आई थी, उस वक्त क्या हुआ था? नहीं, देखो अगर आप इस तरह कैलकुलेशन कर रही है तो 2018 के इलेक्शन में मैं शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में पीपल्स पार्टी कैंडिडेट था, मैं आया था 6ठे नंबर पे, शहबाज शरीफ साहब धांधली के बावजूद दूसरे नंबर पे आए, और फिर 2021 में जब इलेक्शन हुआ तो मैं पहले नंबर पे आ गया, मिफ्ता इस्माइल साहब दूसरे नंबर पे आ गए, पूरे पीडीएम जमातों को कैंडिडेट था, और पीटीआई 6ठे नंबर पे आ गई। धांधली करने वाले को बॉस बनाया हुआ आपने अपना? कौन से बॉस को सर? धांधली करने वाले को। शहबाज शरीफ साहब के बारे में आप कह रहे हैं ना कि धांधली के बावजूद भी दूसरे नंबर पे आए। नहीं, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि मैंने, आपने गलत सुना, मैंने ये नहीं बोला कि धांधली के बावजूद, मैंने कहा धांधली के बावजूद उस 2018 का 2018 के इलेक्शन में हुई, तो यहाँ जी बिल्कुल 2018 में बिल्कुल धांधली के बावजूद दूसरे में यूं कर रहा हूँ कि पीटीआई की धांधली के बावजूद दूसरे नंबर पे आया, मैं तो 6ठे नंबर पे आया हूँ, क्योंकि मेरा हल्का नहीं था, मुझे पार्टी ने हुक्म दिया कि वहां से लड़ो। नियाल हाशमी साहब जानते हैं मैं केमाड़ी से इलेक्शन अक्सर सियासत करता था, पार्टी ने मुझे बल्दिया भेज दिए, मैं पहली मरतबा गया हूँ, कोई तंजीम नहीं थी, मैं गलियों से वाकिफ नहीं था हर चीज से, मैं 6ठे नंबर पे आ गया। 2.5 साल के बाद जब मैंने वहां मेहनत की जालून की मदद से, मैं पहले नंबर पे आ गया, पीटीआई 6ठे नंबर पे चला गया। ठीक, आमिर जिया साहब अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिए कि अभी आप काउंटर आर्गुमेंट्स भी सुन रहे हैं, इलेक्शंस होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि एक रिएक्शन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिएक्शन अभी क्लियरली आया नहीं है। सेकेंडली ये कि केपीके के हवाले से तो कोई हरकत ही नहीं हो रही है ना। कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसको कोई चीज़ यकीनी नहीं है, ये बिल्कुल यकीनी नहीं है कि इंतखाबात हों। गो के देखिए तमाम जो जमातें हैं वो लिप सर्विस बिल्कुल ज़बानी जमा खर्च कर रही हैं कि वो इंतखाबात के लिए तैयार हैं, पीटीआई का मुतालबा है, नून लीग भी शेर बन के कहती है कि जी हम तैयार हैं इंतखाबात के लिए, लेकिन साथ ही साथ पीपल्स पार्टी के भी दोस्त यही कह रहे थे, लेकिन साथ ही साथ फिर वो दूसरे सांस में ये कह रहे होते कि जनाब मईशत बहुत बुरी सूरत हाल में है, मुल्क में दहशत गर्दी है, और पता नहीं क्या कोई टेक्निकल ये कोई डिटेल लेकर आ जाए कि जिसके तहत इलेक्शन ना हो। तो मुझे खदशा है कि इलेक्शन में अभी इतना आसान मंजिल नहीं है। उसकी वजह ये कि हमारी सियासत, हमारी सहाफत, हमारी मतलब है बकौल जैसे भी कहते हैं कि जुडिशरी, हर इदारा इतना तकसीम हो चुका है, इतनी पोलराइजेशन हमारे समाज में आ चुकी है कि जिन चीज़ों में कोई इबाम नहीं होना चाहिए, जिसमें कोई बहसी नहीं होनी चाहिए, उसमें भी हम लोग जो है लड़ रहे हैं। क्या आप समझती हैं कि हमारे सियासतदान जो थे ये तय नहीं कर सकते थे खुद के जी सूबाई असम्बली में इंतखाबात कब होने, कैसे होने?
आखिर इससे पहले भी होते रहे ना, क्या जरूरत थी कि आप जो है जुडिशरी के पास जाएं, क्या जरूरत थी कि मामला अदालत में तय हो। तो जिम्मेदारी जो है हुकूमत वक्त की है, उन लोगों की है कि जिनके पास जो फैसला साज है, जो फैसला करने की ताकत रखते हैं। अगर आप जो है जमहूरियत का राग अलापते रहें और साथ साथ हर वो हरकत करें जो कि गैर जमहूरी हो, और आप कहते हैं ना कि हर पूरी कोशिश होगी किसी तरह जी हम इंतखाबात को डिले कर दें, उसके लिए हम आइन की धज्जियां बखेर दें, हम जनाब कानून की धज्जियां बखेर दें, किसी हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन दोनों जमातों में जो हुक्मरान जमातें हैं इनमें जमहूरियत नवाज लोग नहीं है, उन्होंने कुर्बानियां भी बहुत सारी दी हैं, लेकिन जो मजबूरी तौर पर इनका किरदार इस वक्त आ रहा है फिल वक्त, वो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के लिए मजबूत नहीं है, अवाम दोस्त किरदार नहीं है। और वो अवाम दोस्त किरदार ना इंतखाबात के हवाले से है, ना मीशत के हवाले से है, ना गवर्नेंस के हवाले से। और लोगों का जो बढ़ता हुआ दुख है और जो शिकायत हैं, आप मुझसे बेहतर जानती हैं, आपकी बिल्कुल कहते हैं पल्स पर हाथ, नब्ज पे हाथ हैं, तो बिल्कुल जायज़ है। लोग जो इस वक्त देखिए इमरान खान की मकबूलियत अपनी जगह, लेकिन लोग जो इस वक्त बहुत ज्यादा तनकीद करें इमरान की वजह से नहीं कर रहे, वो इनके अपने अमाल की वजह से कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, जैसे आपने खुद अभी मिसाल दी कि मईशत पे मिफ्ता इस्माइल के इनकी पार्टी के नहीं है, या वो जो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ इनकी पार्टी के नहीं है, शायद खाकान इनकी पार्टी के नहीं है, इनकी पार्टी के। इनकी पार्टी में लोग जो है डार साहब पे कहते हैं जी मुसल्लत कर दिया, ये लोग अपने खानदान से आगे बाहर देखने को तैयार ही नहीं है। ये क्यों नहीं कहते, हाल हाशमी क्यों नहीं बन सकते वो मतलब है इनको। अच्छा हामिद साहब, जब मरियम साहिबा वापस आ रही थी ना, जब मरियम साहिबा वापस आ रही थी तो एक ऐसा इम्कान था कि क्योंकि वो क्राउड पुलर हैं तो वो अच्छे तरीके से एक कैंपेन कर सकेंगी, लेकिन क्या उस पर, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, तो निहाल साहब कुछ सोच रही है मुस्लिम लीग नून मियाँ साहब की वापसी के हवाले से कि वो खुद आए और आकर ये जो पंजाब की इलेक्शन कैंपेन है इसको खुद लीड करें? जी बिल्कुल सोच रही है और इस पे गौर फिक्र है। मैं एक और बात भाई आमिर फिर मियां साहब की कि सियासतदान भी सुन लेना, सियासतदान खुद क्यों नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट में सियासतदान नहीं गए, एक बहाना था डोगर और निशाना था इलेक्शन कमीशन। तो ये तो हमें तकसीम करने का अमल एक शुरू हो चुका है, नहीं मालूम किसके एजेंडे पे कौन लोग काम कर रहे हैं। एक जुमला मुझे कहने दे बल्कि सुप्रीम निहाल भाई, एक जुमला आपकी जान के मान पाऊं तो एक जुमला मैं कहूंगा, देखिए अदलिया को, सुप्रीम जुडिशरी को हुकूमत जो है मुतनाज़ा बना रही, जो कि बड़ी गलत बात है। किसी इदारे को मुतनाज़ा हमें नहीं बनाना चाहिए। अगर आप लोग बर वक्त फैसले नहीं करेंगे तो मामले अदालत में जाएंगे ना, आप लोग खुद करने फैसला, बस मेरी इतनी इल्तिजा है और पाकिस्तानियों की भी यही है। जी सर तौबा हम मुतनाज़ा नहीं बना रहे, वहाँ पे डिसेंट नोट, वहाँ पे डिफरेंट ऑर्डर्स आ रहा है, वहाँ पे 3-4 की डिफरेंट से ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो हमने तो नहीं किया, ये तो तकसीम वाला फैसले आ रहे हैं तो हमने नहीं बनाया। अच्छा सर, अभी हुकूमत की तरफ से जो खामोशी है ना, एक बात बताएं, आप एक बात बताएं किरण, एक बात बताएं, तमाम टेलीविजन चैनल्स ने, तमाम तज्जियाकारों ने, तमाम शवाहिद ने इस बात को एडमिट किया कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को उखाड़ फेंका गया और एक बायस तरीके से उनके खिलाफ जजमेंट लाया गया। जो सुपरवाइजरी जज थे, निगरां जज थे, ये भी साबित हो गया, जो जजेस थे, जो शौकत अजीज सिद्दीकी अल्लाह ताला उनको दराज उम्र करे, अच्छी उम्र दे उनको, वो बरमला ये बात कर चुके। जब ये बात अश्कार हो चुकी है कि नवाज शरीफ को ही वॉज द विक्टिम ऑफ द सर्कमस्टांसेस, मगर उसकी कीमत नवाज शरीफ के साथ साथ पाकिस्तान की मईशत भी अदा करी, पाकिस्तान के आम लोग भी अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान की खुशहाली भी अदा करी, तो उसको क्यों नहीं, मैं समझता हूँ सो मोटो एक नोटिस लेना चाहिए और फुल बेंच बैठाना चाहिए और अपने जो भी हमसे मादी में गलती कोताही, इसीलिए मैंने कहा था लोग क्यों नहीं जाते, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन पहले, नवाज शरीफ को भी आप फेयर प्ले का जो है ना वो इवन फील्ड आप ग्राउंड दे, ताकि वो आकर बात करें। आप लोग खुद अदालत क्यों नहीं जाते, किरदार अदा कर लेकर अपनी जी मैं कह रही हूँ खुद अदालत क्यों नहीं जाते? आप कह रहे हैं ना सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, तो आप लोग खुद अदालत क्यों नहीं जाते? अदालत, अगर अदालत सो मोटो में जो तकसीम दर तकसीम है, ये जिम्मेदारी किसकी है सो मोटो की? ये पाकिस्तान के बुनियादी मसला है। नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, हम उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकते जब हम गलत को गलत और सही को सही ना कहें, सफ़ेद को सफ़ेद और काले को काले ना कहें। हम ये तस्लीम जब तक, देखिए हम अपने इदारे को बचाने के चक्कर में पाकिस्तान को दांव पे लगा देते हैं। हर इदारा कहते हैं जी नहीं हमारे अपना इंटरनल अफेयर है, हम इंटरनल अपना करेंगे। भाई इंटरनल अफेयर के चक्कर में जब ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, उसमें रात को 1 बजे के करीब वो जो सो मोटो हो गया था, उसकी तो आप लोग तारीफ कर रहे थे। रात के वक्त अदालतें
बातें खुल गई थी, आज अगर आपके हक में बात नहीं जा रही है तो आज आप उस पर तनकीद कर रहे हैं। जाती तौर पे हर वो अनलॉफुल चीजों को कंडेम करूंगा और करता रहूंगा बहैसियत सियासतदान, बहैसियत कानूनदा। मैं नहीं समझता, देखिए हर को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और अपनी जात को बचाने के लिए अनलॉफुल ना कहें सर, ये सुप्रीम कोर्ट का तो इख्तियार है ना सर, सो मोटो एक्शन लेना चीफ जस्टिस का इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, तो उसको अनलॉफुल तो नहीं कहा जा सकता ना। निहाल साहब साथ ही मौजूद हैं, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी मेरे साथ होंगे, कंवर दिलशाद साहब, और उनसे पूछेंगे कि अगर हुकूमत खामोश है तो क्या हुकूमत के पास अब भी कोई ऑप्शन मौजूद है कि कोई ना कोई रास्ता निकाल के इलेक्शन को डिले किया जा सकता है, या बस अब फुल एंड फाइनल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद 30 तारीख कोई इलेक्शन होने हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, इलेक्शन कमीशन की तजावीज़ और उसके बाद सदर मुमलिकत की तारीख देना, ये प्रोग्राम में आज मौजूद ज़ेर बहस है। कंवर दिलशाद साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम कंवर साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिए सर कि अब जो हुक्म आ गया, फिर डेट्स भी अनाउंस हो गई, तो अब ये इनेकाद नागुज़ीर है या हुकूमत के पास अभी भी कोई ऑप्शन है, क्योंकि हुकूमत का रिएक्शन नहीं आ रहा है अभी तक? हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट पाकिस्तान की बहमी मशावरत से 30 अप्रैल की डेट मुकर्रर कर दी गई है, अब हुकूमत के पास, वफाकी हुकूमत के पास या किसी सूबाई हुकूमत के पास कोई इख्तियार, कोई मैंडेट नहीं है कि इसकी रास्ते में रुकावट डालें। आइन के आर्टिकल 220 के तहत आज के दिन से जो ही इलेक्शन पाकिस्तान में शेड्यूल जारी करेगा, तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत के तमाम इदारे, बमा सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान समेत इदारे जो हैं, इसमें लॉ ऑर्डर के मामले हैं, सेंसिटिव डिपार्टमेंट के हैं, वो सब इलेक्शन कमीशन के ताबे हो जाएंगे। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक चलेंगे और इसमें वफाकी हुकूमत भी शामिल है, सूबाई हुकूमत भी शामिल है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये भी है कि ऑब्वियसली इतने बड़े पाकिस्तान का बड़ा सूबा है, उसमें इंतखाबात होने हैं, तो इसको अफोर्ड इस वक्त गवर्नमेंट कैसे करेगी, क्योंकि माशी हालात हमारे अच्छे नहीं है, IMF से जो फंड्स आने हैं वो मुसलसल ताखीर का शिकार हैं, और फिर अगर इस सारी सिचुएशन में अगर हुकूमत नहीं वो फंड्स मुहैया कर पाई इलेक्शन कमीशन को, तो फिर इस पर तौहीन अदालत हो सकती है, इस पर उसकी कार्रवाई हो सकती है? के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। इसमें तौहीन अदालत का मामला कुछ और होता है। अब तौहीन अदालत ऐसी नहीं होती कि चलते फिरते आप तौहीन अदालत कर दें, तो वो एक बड़ा तरीकेकार होता है, सारा मामला होता है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ये इलेक्शन हो रहे हैं, 30 अप्रैल को डेट आ गई, मंडे को उसका शेड्यूल जारी हो जाएगा, कागजात नामजदगी लेने शुरू हो जाएंगे, तो एक पूरी अपना तेबरे जंग बच गया। इस पर हुकूमत का तो कोई इसमें मामला नहीं होगा। अच्छा कंवर साहब, एक नुक्ता एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट अदालत में पेश किया गया था हुकूमत की तरफ से, और अब भी इनफेक्ट सवाल उठा रही है कि 2 सूबों में नई हुकूमत आने के बाद क्या कौमी असम्बली के इलेक्शन गैर जानिबदार हो सकेंगे? आइन में इंतखाबात निगरां हुकूमत में होते हैं, तो सर कौमी असम्बली के इंतखाबात तो मुंतखब सूबाई हुकूमतों के दौरान में होंगे, इसका क्या होगा फिर? इसमें बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। मुल्क की सलामती और हिफाजत जो है वो इस वक्त बहुत गहरी नजर से देखा जाए तो खतरे में है। उसमें ये है कि अब आप 2 सूबे में तो इंतखाबात हो जाएंगे, और ज़ाहिर है जो मैंडेट उस पार्टी को मिलेगा जिसको सब ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक सब जानते हैं। अब जब कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे, इन 2 सूबों में हुकूमतें बन चुकी होंगी मई के आखिरी हफ्ते में, और जिस वक्त तमाम 2 सूबों में हुकूमत बन जाएगी, अगस्त में असम्बली डिज़ोल्व होंगी और नवंबर में इलेक्शन होंगे 2023 में, तो कौमी असम्बली के होंगे, तो कौमी असम्बली के इंतखाबात का असर पड़ेगा। जबकि पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में किसी और की गवर्नमेंट होगी जो ज़ाहिर है कि मुखालफिन की हुकूमत होगी, तो वो फिर उसका बड़ा गहरा असर पड़ेगा आइंदा कौमी असम्बली की इलेक्शन पर। तो जब वो हारने वाली जमात होगी, वो इस अपनी पार्टी की जो है कमजोरियों को बलाताए रख कर वो कहेंगे जनाब चूंकि हुकूमत पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में हमारे मुखालफिन की थी, तो उन्होंने धांधली कर दी, गड़बड़ कर दी, फिर वही नारे सिलेक्टेड इलेक्टेड वही चीज चलते रहेंगे। मुल्क में आदमी इस्तेकाम की जो लहर जो थी वो बरकरार रहेगी। तो ये बड़ा फैसला जो आमतौर पर जो हुआ है, मेरी नजर में ये दुरुस्त नहीं है। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, आपका साथ मौजूद थे। निहाल हाशमी साहब, मियाँ साहब का स्टेटमेंट सिर्फ 2018 में मियाँ साहब कहा करते थे कि जलसों के बाद कहते थे कि इमरान खान साहब की इतनी हैसियत नहीं है, इनफैक्ट वो नाम लेकर कहा करते थे जनरल बाजवा को मुखातिब करके कि वो साइड पर हो जाएं, तो आपके बकौल सर इस्टेब्लिशमेंट साइड पर हो गई, लेकिन अब भी इमरान खान साहब को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो मान लें कि खान साहब भारी हैं आप पर?
एक चीज़ मैं जो कंवर दिलशाद साहब ने कहा था उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, ताकि लोगों के समझने के लिए बेहतरी हो। उन्होंने ठीक कहा कि ये बहरान होगा कौमी असम्बली, अगर इलेक्शन हो जाती है कौमी असम्बली के इलेक्शन में, क्योंकि ये शुरू कहाँ से हुआ? 63A को जब रीराइट किया गया पंजाब के असम्बली इंतखाब में, जब वज़ीर आला का इंतखाब होना था, तो 63A को रीराइट करके PMLN के 20 मेंबरान को डिसीट कर दिया गया और उनके वोट को काउंट नहीं किया गया, और वहाँ से बहरान शुरू होता है और पंजाब असम्बली को एक नया चक्कर व्यू में पड़ गए। अब रह गया जो आपने कहा कि भारी है इमरान खान साहब, जिनसे अपना प्लास्टर नहीं उतर रहा है वो हमसे भारी थोड़ी हो सकते हैं। मियाँ साहब ने जो बात की थी वो ठीक की थी। क्या ये बात सही नहीं है कि उनको इस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी? क्या ये बात ठीक नहीं है कि RTS को बैठा दिया गया? क्या ये बात ठीक नहीं है कि नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था? क्या ये बात ठीक नहीं है कि नवाज शरीफ को ज़बरदस्ती सज़ा दिलवाया गया था? और क्या ये बात ठीक नहीं है कि 6 महीना मुस्बत रिपोर्टिंग करो? हमारे दौर में तो होता था कि एक नोटिफिकेशन आता था, ट्वीट आता था, उसके बाद उन्होंने कहा ना कि माजी में गलती हो जाती है और फिर उसके बाद वो गैर जानिबदार हो गए। आखिरी बात सुने, लेकिन मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि अब गैर जानिबदार हो जाने के बावजूद देखिए नवाज शरीफ बोलते नहीं है, वो करते हैं। उन्होंने करके दिखाया ग्वादर पोर्ट, उन्होंने करके दिखाया कराची एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट, मोटरवे, बिजली घर, ग्रीन ऑरेंज बसें, ऑरेंज ट्रेन, ग्रीन बसें, लैपटॉप, SM मेडा, CPAC, आप यू जस्ट नेम इट। नवाज शरीफ करके दिखाया, इमरान खान सिर्फ बोलते रह गए, उन्होंने एक ईंट नहीं लगाया। ये फर्क है। आवाम जब और सर आपके इस दौर में क्या हो रहा है सर? सिर्फ ऑडियोज एंड वीडियोज आ रही हैं। कल डॉलर के साथ क्या हो गया, लेकिन ऑडियोज और वीडियोज का सिलसिला नहीं हो रहा। फैसल चौधरी और फवाद चौधरी साहब की एक नई ऑडियो आ गई, तो सर बेहतर नहीं है कि ऑडियो वीडियो से रुककर सर इलेक्शन की तरफ तवज्जो दी जाए, मैशत पर तवज्जो दें? जब उनके चाचा भी चीफ जस्टिस थे तो भी उनका यही कारोबार था। ये बात तो सिर्फ साफ जाहिर है कि ट्रकों वाले सरकार हैं ये लोग। और ये ट्रक के बारे में आपको मालूम है, कराची में ट्रक किसी और चीज को कहते हैं। एक होता है खोखा, एक होता है पेटी और एक होता है ट्रक। खोखा, पेटी और ट्रक। अब आप इससे समझ जाए कि ये ट्रक के माने क्या है। तो ये हर रोज ये, अगर हम तो नहीं ये रिकॉर्ड कर रहे, हम तो लीक नहीं कर रहे, इनको चाहिए कि उसको ले जाके उसकी फॉरेंसिक करा ले। तो जनाब अगर भारी होते तो ट्रकों की बात ना करते, अगर भारी होते तो ऑडियो लीक्स ना आती। भारी नहीं है नवाज शरीफ के आगे आज पाकिस्तान में कोई भारी नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ नहीं बोलता, उसका काम बोलता है, उसका किरदार बोलता है, उसकी सच्चाई बोलती है, उसकी ईमानदारी बोलती है। यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब। बाकी दो मेहमान भी साथ मौजूद हैं सर, उनके कमेंट्स भी शामिल करने हैं प्रोग्राम में। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के एक बार फिर जी खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम में। आमिर ज़िया साहब और कादिर मंदोखैल साहब से माजरत के एक लंबी डिबेट चल रही थी, तो वो ब्रेक से पहले आप लोगों से गुफ्तगू नहीं हो पाई। आमिर साहब, इमरान खान साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं आज भी जो उनके स्टेटमेंट थे, आर्मी चीफ को मुखातिब करके कह रहे हैं कि लगता है कि मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी है। फिर दूसरी तरफ उनका ये भी स्टेटमेंट कि वो मिलने के लिए भी तैयार हैं इलेक्शंस के मामले पे, फिर मौजूदा हुकूमत से नहीं मिलना चाहते लेकिन उनके साथ मिलने के लिए तैयार हैं। खान साहब कंफ्यूज हैं या क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं अपना? मैं एक और बात कहूंगा अगर आप मुझे इजाजत दें। मैं समझता हूँ कि एक मकबूल जमात जो कि PTI है और एक पाकिस्तान का मजबूत तरीन इदारा और मुनज़्ज़म तरीन इदारा जो कि पाकिस्तान फौज है, उनके दरमियान किसी किस्म का खिंचाव नहीं होना चाहिए। किसी भी रियासती इदारे का किसी भी सियासी जमात से नहीं होना चाहिए। तो जो बाज़ लोग ये प्रोपेगेट करते हैं कि जी फला पार्टी एंटी एस्टेब्लिशमेंट और फला नहीं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जितनी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं वो कोई भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट पोलिटिकल पार्टी नहीं है, क्योंकि मुल्क को अगर चलना है तो उसमें सिविल और मिलिट्री पार्टनरशिप में चलना है। अगर हमें अच्छी तरह चलाना है, अगर उनमें चपकलिश होगी, आज होगी, मुस्तकबिल में होगी, अगर ऐसा लगे कि जनाब फला पार्टी के साथ मिलकर खुदा न खास्ता इदारा जो है किसी के साथ जुल्म करे, जो कि अच्छी बात नहीं होगी। उसी तरह मतलब है कि जो इमरान खान मिसालें देते तो होना ही चाहिए कि क्राइसिस। आपको वैसे खान साहब की बात से क्या लग रहा है? ताल्लुकात बहाल भी करना चाह रहे हैं लेकिन शिकवा भी कर रहे हैं साथ साथ, शायद वो खुशगवार माहौल हो नहीं पा रहा है इसकी वजह से। मगर मेरे ख्याल में जो उनकी शदीद ख्वाहिश है वो ये कि ताल्लुकात मामूल पर आ जाएं, बेहतर हों। लेकिन बेहतर बनाने के लिए मेरे ख्याल में जो उनके साथी उनको तजवीज़ देनी चाहिए कि जितना ज़्यादा ये पब्लिक डोमेन में आप इदारे को डिस्कस करेंगे अच्छी बात नहीं है, नहीं करना चाहिए, किसी भी जमात को नहीं करना चाहिए। अगर आपको मतलब है देर है चैनल्स के जहाँ पर आप जो है हर चीज़ कवर्ड ओवर्ट नहीं होती, हर चीज़ जो होती है मीडिया पे नहीं हो रही होती, जो इत्मीनान साजी होती है वो मीडिया की ग्लेड से बाहर होती है। और हर पार्टी को ये करना चाहिए इस तरह के इक़दाम। जब तक ये नहीं होंगे भाई, उस वक्त तक चीज़ें जो है हमारी संभलेंगी नहीं। इमरान खान की शदीद ख्वाहिश है
कि मामलात बेहतर हों, अच्छे हों, फौज के साथ अच्छे हों। मेरे ख्याल में इसी तरह हुकूमत की भी एक ख्वाहिश है, हमारी हर बड़ी सियासी जमात चाहती है कि फौज के साथ ताल्लुकात अच्छे रहें। फौज की क़यादत भी यही चाहती है कि उसका कोई फेवरेट ना हो, सबके साथ वो बराबरी का सलूक करें, मेरिट पे बात करें। तो अगर ये रवैये होंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। इसके अलावा किरण साहिबा कोई और अगर रवैये होंगे ना तो हम आपस में सर फिर इमरान खान साहब कहते हैं ना मुझे उन्हीं से डर है। सर ये कैसे अच्छे ताल्लुकात जाते हैं? वो कहते हैं कि फिर मुझे उन्हीं से डर है जिनका काम मेरी हिफाजत करना है। मैंने किरण पहले जुमले में ये कहा, मैंने कहा कि आप जबान के आगे मैदान होता है, नहीं उसको इस्तेमाल करना चाहिए, घोड़ा मत दौड़ाएं बहुत ज्यादा, एहतियात से बात करें, सोच समझ के बात करें और कंसेंसस बिल्डिंग की बात करें। बिल्कुल मैं समझता हूँ पीटीआई एक मकबूल जमात है, हमें तस्लीम करना चाहिए। फौज सबसे मुनज़्ज़म इदारा है, तस्लीम करना चाहिए इनको। इनमें अगर तनाव या कशीदगी होगी अच्छा नहीं है मुल्क के लिए, किसी भी मकबूल जमात और उसमें हो। तो इस सिचुएशन को डिफ्यूज करना है, तो बजाय इसके कि हम इसके अंदर और ज्यादा वो करें, टेंशन फैलाएं। एग्जैक्टली। और आमिर साहब इन सारी चीजों से ज्यादा ना इस वक्त अवाम बहुत बुरे हालों में, जिस तरह से वो पिस रही है, जितनी महंगाई हो रही है, एक तरफ पेट्रोल पे 5 रुपए कम होते हैं, दूसरी तरफ डॉलर जो है वो 290 पर चला जाता है। सिचुएशन और ज्यादा वर्स्ट होती जा रही है, बिजली के पैसे बढ़ रहे हैं, गैस के पैसे मजीद बढ़ने की बातें हो रही हैं। सर आप कादिर साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब के खिलाफ आप बात याद है मुझे, आपने इस फ्लोर पर खड़े होकर बड़ी ज्यादा तनकीद की थी, उसके बाद मेरे अपने प्रोग्राम में भी आपने बड़ी तनकीद की थी उन पर। आज इसहाक डार साहब हैं, सर आप इनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं जो वो कर रहे हैं, या फिर उन पर भी वैसे ही तनकीद करेंगे जो आप मिफ्ता साहब के लिए कहा करते थे? मिफ्ता इस्माइल साहब के ऊपर मैंने तनकीद की, वो जायज़ तनकीद की है, मगर नून लीग के दोस्तों ने बड़े मेरी क़यादत के सामने कि देखो इत्यादी है और इत्यादी आप हमारे साथ के। आज मेरे ख्याल में मिफ्ता इस्माइल साहब न सिर्फ इसहाक डार साहब के ख़िलाफ़ बोल रहे बल्कि नवाज शरीफ के घर तक पहुँच गए वो, आपको याद होगा। तो बहरहाल मुकाफ़ात अमल नून लीग वालों के लिए की ये सारी चीज़ें। दूसरी बात ही कि यकीनन इसहाक डार से जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है। जिस तरह एक दावा किया गया कि भाई वो एक लिहाज से जैसे पीटीआई वाले कहते थे जादूगर है, तो उसका जादू नज़र नहीं है। लेकिन उसकी एक वजह ये भी है कि जिस तरह इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ने श्रीलंका बनाने का जो ख्वाब देखा था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को 3 टुकड़े के जो ख्वाब उन्होंने देखा थे, तो उस हवाले से मैं भी नहीं मानता था। मैंने कहा नहीं ऐसी खामखा हमारी पार्टी या दूसरी पार्टी, हम लोग कहते हैं मीडिया में, जब उनकी ऑडियो टेप आ गई है उन 3 लोगों की, जो कि उससे बड़ी मुल्क दुश्मनी हो नहीं सकती है, तो उसके बाद तो क्लियर आ गया है कि जारी बातें एक IMF का जो मुआहदा है वो रियासत पाकिस्तान के साथ है, वो न शहबाज शरीफ न इमरान खान के साथ था। और फिर जब वो मुआहदा उनने तोड़ा खुद इमरान खान से, जहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो हम लॉन्ग मार्च शुरू हुआ 2 दिन बाद, तो उस सूरत हाल में उसको तकवीत मिल गई। इसहाक डार साहब को काम जारी रखना चाहिए सर। देखिए मैं तो ये मशवरा दूंगा, और जितने भी हमारे वज़ीर ख़जाना चाहे हमारी पार्टी को, उनकी पीटीआई के, इन सब को अपने इख्तलाफात, अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के बजाय ये खुद सर जोड़ के बैठे कि मैं और आप तो नहीं बैठ सकते, हमें मैशत का नहीं पता, तो उनको पाकिस्तान की खातिर इन सारे मैशतदानों को साथ बैठ के और पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। पार्टी इसहाक डार साहब ने उनको काम आगे करना चाहिए। देखिए अगर इसहाक डार नहीं करे, अगर इसहाक डार नहीं करेंगे तो मिफ्ता इस्माइल तो फेल हो चुका है, तो लाएंगे कौन? ठीक है मेरे हिसाब से, या नवीद कमर साहब हमारे वजीर खजाना थे, ऑप्शन तो पीपल्स पार्टी का नवीद कमर साहब है, वो पहले वजीर खजाना रह चुका है, उनको चांस देना चाहिए। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि उनके बजाय मिफ्ता इस्माइल साहब, नवीद कमर साहब, पीटीआई की जितने भी थे, ये सारे मिल के मेरे तजवीज़ नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ, तो मेरी तजवीज़ है। आपने वैसे तजवीज़ पार्टी को दी है? नहीं, सबसे बेहतर काम कर सकते हैं। देखिए बात ये होता है ना, ये वजारत है नून लीग के पास, तो तजावीज़ तो उस वक्त दे जब हमारी पार्टी के पास कोई आ रहा हो, लेकिन मेरे अपनी तरफ से एक तजवीज़ है, नवीद कमर इसहाक डार से बेहतर काम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बेहतर कर सकते। आपने जो कहा कि ऑप्शन क्या है, तो मैं समझू नवीद कमर साहब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सर ट्राई करेंगे। नहीं, मैं समझ रहा हूँ नवीद कमर साहब होगा, मिफ्ता इस्माइल साहब को भी साथ लेके, और पीटीआई की भी, इनको सबको बैठ के इस मसले का हल निकालना चाहिए। देखिए हमने जो पाकिस्तान के साथ किए, एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है। और फिर दूसरा आपके तौर से प्रोग्राम में कहना चाह रहा हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब ने असम्बली के फ्लोर पर यह कहा कि एक ब्यूरोक्रेट है जिसकी बेटी में लोगों ने 1 अरब सलामी दी, दूसरी बेटी पे 70 करोड़ दिए। तो मैं बार बार ये रिपीट करूं, आपके ज़रिए ख्वाजा आसिफ साहब उस ब्यूरोक्रेट का नाम ले, क्योंकि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाला ये ब्यूरोक्रेट है। सियासी लोग तो बेचारे खामखा 2-2.5 साल के लिए आता है और वो जंगल में आ जाता है। सर बहुत शुक्रिया आपका दोनों मेहमानों का, इनसे मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए।